हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आपके सप्लीमेंट्री रीडर का पहला स्टोरी जो कि द लास्ट चाइल्ड है, जिसको कि मुल्कराज आनंद ने लिखा है। और इस कहानी के माध्यम से मुल्कराज आनंद ने एक बच्चे की साइकोलॉजी को, एक बच्चे के मनोविज्ञान को बहुत ही अच्छे तरीके से उकेरा है। यहाँ पर एक मेले में जाते हुए और मेले को एंजॉय करते हुए एक बच्चे का वर्णन है। इसमें एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और मेले की भीड़ को देखकर वहाँ बहुत सारे खिलौने, वस्तुएं, झूले, सब कुछ देखकर के बहुत ही ज़्यादा वो आनंद से विभोर हो जाता है। और वह जो भी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं वह अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि वो हमें चाहिए। जैसे जब मिठाई को देखता है तो बच्चा कहता है कि मम्मी पापा मुझे मिठाई चाहिए। खिलौने देखता है तब भी वो डिमांड करता है कि हमें खिलौने चाहिए। झूला देखता है तब भी उसकी तीव्र इच्छा होती है कि वह झूले पर बैठे, जैसा कि हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि मेले में जाएगा तो मिठाई खरीद के खाएगा, मिठाई खाने को मिलेगा, वो झूले पे झूला झूलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको एंजॉय करेगा। लेकिन जितनी भी डिमांड बच्चा करता था उसके पेरेंट्स उसकी एक भी डिमांड पूरी नहीं करते थे, उसको घूर कर देखते थे। बच्चा बहुत ज़्यादा ओबीडियंट था, अपने मम्मी पापा की भी साइकोलॉजी से वो परिचित था, इसलिए वो कभी जिद नहीं करता था कि नहीं हमें मिठाई खरीद के दीजिए ही दीजिए, झूले पे बैठाइए ही बैठाइए, खिलौना खरीदिए ही खरीदिए। इस तरह की जिद उसने अपने मम्मी पापा से कभी नहीं किया, लेकिन डिमांड जरूर करता था। लेकिन एक बार एक समय ऐसा आया इस कहानी में कि वह बच्चा मेले से गायब हो जाता है, मम्मी पापा से अपना बिछड़ जाता है। तब एक सज्जन उस बच्चे को वो सारी चीज़ें ले जा करके उसको फिर गोद में उठाते हैं। मेले में एक से एक चीज़ों को उसके सामने ऑफर रखते हैं कि बेटा देखो ये मिठाई बहुत अच्छी है, इसको ले लो, ये चलो मैं तुमको झूले पे झुला दे रहा हूँ, चलो देखो सांप अपना खेल दिखा रहा है, उधर जगलर अपना दिखा रहा है खेल। तुम्हें सब कुछ दिखाने के लिए वो प्रपोज करता है, उसको कहता है कि चल करके तुम मिठाई खा लो, सब कुछ कर लो, जितना वो पहले डिमांड किया था, बाय हार्ट डिमांड किया था अपने मम्मी पापा से। लेकिन अब वही बच्चा जो उन सभी चीज़ों के लिए स्ट्रांग डिजायर उसकी थी, बहुत ही डीपली उसको चाह रहा था, लेकिन इस समय वह सारे चीज़ों को देख भी नहीं रहा है। जब वो वहाँ से जो जेंटलमैन है बच्चे को कहते हैं कि बेटा देखो कितनी अच्छी मिठाई है, इसको खा लो, बहुत ही टेस्टी है, तो बच्चा उस मिठाई की तरफ देखता भी नहीं है और सिर्फ एक चीज़ कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि हम सबको मालूम है एक बच्चे के लिए उसके मम्मी पापा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दुनिया की कोई चीज़ नहीं होती है। और उसी साइकोलॉजी को यहाँ पर मुल्कराज आनंद ने एक मेले के माध्यम से, एक बच्चे के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में द लास्ट चाइल्ड के माध्यम से लेखक हमें वास्तव में क्या बताना चाहते हैं। थैंक्स। लास्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का पर्व था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन एंड एली इमर्ज्ड अ गैली क्लाइड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जो गलियाँ थीं, एक्चुअली यहाँ पर उन्होंने अभी इस पैसेज में मेले का वर्णन किया है। यहाँ देखिए मेला दिखाया गया है और इसी मेले का यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है। और इस मेले में लोग कैसे आ रहे हैं, अगर आप भी कभी मेले में गए होंगे, स्पेशली गांव के मेले में, तो आपको भी मालूम होगा कि हर गली से, हर पगडंडी से गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन करके मेले की ओर जा रहे होते हैं। तो कभी नहीं, लेखक भी यहाँ पर यही वर्णन कर रहे हैं कि लोग मेले में किस तरह से जा रहे हैं। तो यहाँ पर करें फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स। जितनी भी नैरो लेन्स थी, जितनी भी पतली गलियाँ थीं, सभी गलियों से शीतल छायाओं से भरी हुई जो गलियाँ थी, विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स थी। एली इमर्ज अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, वहाँ से भड़कीले कपड़े पहने हुए। मेले में जब लोग जाते हैं तो सब लोग रंग बिरंगे और भड़कीले कपड़े ही पहन कर जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जितनी भी तंग गलियाँ थी, सभी गली गलियारों से और उनकी शीतल छायाओं से, ठंडी छायाओं से भड़कीले कपड़े पहने हुए
जो ह्यूमैनिटी थी, जो जन समुदाय था, वह निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर बैठकर मेले में जा रहे थे। अदर्स साइट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग तो बैठे थे और उनको बांस पर, यहाँ बांस पर का मतलब है पालकी में बैठाकर कुछ लोग जा रहे थे, और कुछ लोग बुलक कार्ट बैलगाड़ी से जा रहे थे। बुलक कार्ट तो इस समय आप लोग देखे नहीं होंगे, बहुत ही कम रह गई हैं, और शायद ही कहीं पे कोई देखा होगा। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पे बैठकर जा रहे थे, कुछ लोग पालकी से जा रहे थे, जिसको यहाँ पे कह रहा है बीइंग कैरीड इन बम्बू। तो बांस, यहाँ बांस पे ढोकर लेकर जाए जा रहे थे, यहाँ बांस का मतलब पालकी से है। एंड बुलक कार्ट, और कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफर, और एक छोटा बच्चा भी मेले में जा रहा था, और यह जो छोटा बच्चा था अपने पिता के टांगों के बीच में, कभी वो टांगों के बीच से आगे निकल जाता था, कभी छूट जाता था, ऐसे छोटे बच्चे ही करते हैं। और कह रहे हैं कि एक छोटा बच्चा जो मेले की तरफ जा रहा था, वो अपने पिता के टांगों के बीच जीवन व हास्य से भरपूर दौड़ा जा रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफर, जीवन और हंसी से भरपूर होकर के, मतलब वो मेले में जा रहा था। ही वॉज ओवर इंजॉयड, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि वह मेले में जा रहा है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवन और खुशी से बिल्कुल भरा हुआ था। यहाँ देखिए ये बच्चा यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, ये देखिए बच्चा दिख रहा है, उसके पेरेंट्स यहाँ हैं और इसको मेले में लेकर जा रहे हैं। और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश है कि वह मेले में जा रहा है, जैसे कि सारे बच्चे खुश होते हैं अगर उनको मेले जाने का ऑफर मिल जाए या जा रहे हो तब तो और भी ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, जब बच्चा पीछे छूट जाता था तब उनके मम्मी पापा उसको पुकारते थे, कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ। कॉल्ड दिस हिज पेरेंट्स एज ही लेग्ड बिहाइंड, उसके मम्मी पापा तब बुलाते थे जब वह पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, और वो पीछे छूटता क्यों था? वो पीछे इसलिए छूटता था कि जो रास्ते के दोनों साइड में खिलौने की दुकानें सजी हुई थीं, उन्हीं से वह आकर्षित होता था, उन्हीं को देखने लगता था और इसी वजह से वह पीछे छूट जाता था। तो इसको मैं एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, जब बच्चा पीछे छूटता था तब उसके माता पिता कहते थे आ बच्चे आ। जब बच्चा पीछे छूट जाता था आकर्षित होकर दुकानें के खिलौने से जो कि रास्ते में लाइन में लगी हुई थी। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, जब उसके मम्मी पापा बुलाते थे तो वो मम्मी पापा की तरफ हरीड, बहुत तेज़ी से उनकी तरफ दौड़ के पहुंच जाता था। हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, उसके पैर बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट थे। कॉल का मतलब उनकी मम्मी पापा जो बुलाते थे, यहाँ सीधा मतलब है वह अपने माता पिता की ओर तेज़ी से दौड़ के आता था क्योंकि उसके पाँव उनके पुकार के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन जो उसकी आँखें थीं, भले ही वो दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाता था, लेकिन उसकी जो आँखें थीं, उसकी जो निगाह थी अभी भी उन खिलौने पर टिकी रहती थी जो कि पीछे छूट गए थे। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, जब वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंचता था जहां वे ठहरे होते थे, तब वह अपने हृदय की इच्छा को, अपने हार्ट के डिज़ायर को दबा नहीं पाता था, वह सप्रेस नहीं कर पाता था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, जबकि वह अपने मम्मी पापा के कोल्ड रिफ्यूजल को वह जानता था कि एक ठंडी मनाही होगी, उनकी आंखों में एक पुरानी ठंडी मनाही होगी और उसको घूर कर देखेंगे, और जब उसको घूर कर देखेंगे इसका मतलब ही है रिफ्यूजल, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, उनकी आंखों में देखेगा कि एक ठंडा रिफ्यूजल होगा, वो लोग उसको मना करेंगे उस चीज़ को खरीदने के लिए। ये सारी चीज़ें वो लड़का अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि वो बच्चा अपने मम्मी पापा की साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से जानता था कि वो ऐसी चीज़ों को खरीदेंगे नहीं और घूर को देखेंगे, और घूर के देखने का मतलब है रिफ्यूजल। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड,
सब कुछ जानते हुए वो बच्चा फिर भी एक निवेदन करता है, प्लीड करता है, जिद करता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, तब उसके जो पिता हैं अपने चिर परिचित क्रूर शासक की तरह एकदम क्रूरता भरे रेड आई गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, बिल्कुल अपने टायरेंट वे में देखते हैं, क्रूर शासक की तरह वो देखते हैं लाल लाल आंखों से। हिज मदर मेल्टेड बाई द स्पिरिट ऑफ द डे was tender and giving him her finger to hold and said, उसकी माँ इतनी टायरेंट नहीं थी। और जैसा कि आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बसंत का ऋतु है, और बसंत के ऋतु में वैसे ही सबको मालूम है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि उसकी माता जो कि दिन की मुक्त आत्मा द्वारा, जो दिन का जो प्लीजेंट उस समय एटमॉस्फेयर बना हुआ था, तो उसके द्वारा वह थोड़ी सी मेल्ट थी, वो द्रवित थी, वे नर्म थी, और उन्होंने उस बच्चे को अपनी अंगुली पकड़ाते हुए बोली, अंगुली पकड़ाते हुए कहा, क्या करी हैं, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, कह रहे हैं कि बच्चे देखो, देख तेरे सामने क्या चीज़ है, अपने सामने देखो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उनके सामने, अभी तो लोग रास्ते में ही जा रहे थे, पूरी तरह से मेले में नहीं पहुंचे थे, और मेले के रास्ते में भी छोटी छोटी दुकानें सजाई जाती हैं, तो इसलिए बच्चा वही छोटी दुकानों को देखकर आकर्षित होकर पीछे हो रहा था। लेकिन अभी तो मेले में पहुंचे ही नहीं है, रास्ते में ही हैं। तो मम्मी बच्चे की कह रही हैं कि बेटा सामने देखो, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सामने क्या था, सामने फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था। और वो दिख कैसे रहा था, पैल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, देखने में एक्चुअली जब सरसों का खेत है, सब लोग देखे होंगे कि अगर उसमें बहुत अच्छे तरीके से फूल आए हैं और ये खेत जो है लॉन्ग एरिया में हो, उसकी एरिया बड़ी हो, तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि सोना पिघला हुआ है और वो वहाँ पर बह रहा है, एक तरह से उसमें लहरें उठ रही हैं। तो वही कह रहा है कि पैल, पैल का मतलब है एलोइस से है, पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोना मेल्ट हुआ हो, पिघला हुआ हो, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ ह्यूमन लैंड, और ऐसा लग रहा था कि पिघला हुआ सोना पूरे उस समतल पर, उस समतल धरातल पर मीलों और मीलों तक फैला था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वे आर बस्टिंग अबाउट ऑन दियर गुड्डी पर्पल विंग, तभी वहाँ पर ये देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई यह एक ऐसा कीड़ा होता है जिसमें 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। सब लोग आप देखे होंगे बारिश के समय में, बसंत ऋतु में तो हल्की धूप होती है तो ज़्यादा दिखाई देता है। ये इस तरह से होता है, एक पंख यहाँ पर, एक पंख यहाँ, और एक पंख यहाँ और दूसरा पंख यहाँ, इस तरह से ये 2 पेयर ऑफ विंग्स इसके होते हैं। और इसकी खास विशेषता होती है कि ये चारों दिशाओं में बहुत ही फास्टली मूव कर लेता है और एक तरह से हंटर इंसेक्ट है ये। तो चलिए, तो यही जो ड्रैगन फ्लाई है, इसलिए नाम है इसका ड्रैगन फ्लाई पड़ा है। तो जो ड्रैगन फ्लाई है, फिर वहाँ एक ड्रैगन फ्लाई इनको दिख रहा है। चलिए, तो ड्रैगन फ्लाई का एक समूह किसी अकेली काली मधुमक्खी को परेशान कर रहा था, वही ये सब वहाँ पर देखिए। तो कह रहे हैं कि बस्टिंग अबाउट द डियर गुड्डी पर्पल विंग्स intersecting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। यह जो ड्रैगन फ्लाई है, यह कर क्या रहा था, यह तितलियों के और जो मधुमक्खी थी, उन सब जो तितलियां और मधुमक्खियां वो फ्लावर में के रास्ते को इंटरसेप्ट कर रहा था, उनके रास्ते को रोक रहा था। एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लेखक की बच्चे की मम्मी बता रही हैं कि जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनका एक समूह अकेली मधुमक्खियों को और तितलियों को जो कि मधु की तलाश में लगी हुई थीं, उनका रास्ता काटते हुए अपनी उन चमकीले पंखों पर शोर करते हुए उड़ रहा था। उसने अपने गुडी पर्पल विंग्स को फड़फड़ा रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। कहना कि लड़का भी
जो लड़का था वह अपनी एकटक दृष्टि से हवा में इनका पीछा कर रहा था। वो इनकी तरफ देख रहा था और उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, और ये तब तक उनके पीछे पीछे दौड़ता था जब तक कि उनके पंख रुक नहीं जाते थे और एक जगह बैठ नहीं जाते थे। तो यहाँ कहने का मतलब जो छोटा बच्चा था वो तितलियों को पकड़ने के लिए उनको देखता था ऊपर और उनके पीछे पीछे दौड़ता था, और तब तक दौड़ता था जब तक कि कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाना बंद नहीं कर देती थी और एक जगह बैठ नहीं जाती थी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद वह उनको पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड। लेकिन होता क्या था, जैसे ही वह उनको पकड़ने ही वाला होता था, जैसे ही वो पकड़ने वाला होता था और एग्जैक्ट उसी समय जो तितली होती थी वह फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ जाती थी और बच्चा उसे पकड़ नहीं पाता था। देन हिज मदर गेव अ कासरी कॉल। जब वो बच्चा तितलियों को पकड़ने की इसी तरह से कोशिश कर रहा था, तभी उसकी मम्मी ने एक चेतावनी भरी पुकार दी, एक चेतावनी वाली पुकार दी, कासरी कॉल दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द फुटपाथ। कह रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ और फुटपाथ पे आ जाओ, इस पगडंडी पर आ जाओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and warm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो अब क्या होता था, वो बच्चा जो है ran towards his parent gaily, वह बच्चा प्रसन्नतापूर्वक अपने माता की ओर दौड़ा। वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और कुछ देर तक उनसे सटकर चलने लगा। तब क्या होता है, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, तभी वह कुछ देर बाद फिर पीछे छूट जाता है। और पीछे छोड़ता क्यों है, वह क्या देखने लगता है, और वह देखता है अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, वह छोटे छोटे कीड़ों की ओर आकर्षित हो जाता है। इंसेक्ट एंड स्वार्म, जो कीड़े मकोड़े वहाँ फुटपाथ के किनारे थे उनकी तरफ वो आकर्षित हो जाता है। दैट वेयर टीमिंग आउट, जो कि बाहर झांक रहे थे, दियर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थानों से, टू एंजॉय द सनशाइन, और वो भी धूप का आनंद ले रहे थे। तो वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ता है। जब उसके मम्मी पापा उसको बुलाते हैं, कुछ देर तक उनसे सटकर तो चलता है, लेकिन फिर वह पीछे छूट जाता है। छूटता इसलिए है क्योंकि पगडंडी के किनारे जो भारी संख्या में धूप का आनंद लेने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आए थे, उनकी ओर वह आकर्षित हो जाता था और पीछे छूट जाता था। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स called from the shed of a grove where they had seated themselves on the edge of a wall. बच्चा ये सब कीड़े मकोड़ों की ओर आकर्षित हो रहा था, उसके मम्मी पापा आगे निकल गए थे और वो लोग एक जगह छाए में एक दीवार के किनारे एड्स पर बैठे हुए थे। तो फिर वहाँ जहाँ बैठे थे वहाँ से फिर बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ। तो उनके माता पिता ने पेड़ के एक जो झुरमुट था वहाँ पे, पेड़ का एक सेड था, सेड ऑफ अ ग्रूव, ग्रूव का मतलब पेड़ों का झुरमुट, पेड़ों को झुरमुट, दो चार पेड़ थे वहाँ, उसी की छाया में ये लोग सीटेड देमसेल्व्स, ये लोग वहाँ पर बैठे थे। ऑन द एज ऑफ ए वॉल, एक दीवार के किनारे वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ से फिर बच्चे को आवाज़ लगाते हैं कि बेटा आ जाओ, आ बच्चे आ, और बच्चा भी दौड़कर उनकी ओर पहुँच जाता है। ही रैन टूवर्ड्स देम, और बच्चा दौड़ते हुए उनकी ओर पहुँच जाता है। A shower of young flowers fell upon the child. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही बच्चा उस झुरमुट में पहुंचता है, पेड़ों को झुंड के पास पहुंचता है, तभी उसके ऊपर छोटे फूलों की वर्षा हो जाती है। And forgetting his parent, he began to gather the raining petals in his hands.
और जैसे ही जब वहाँ पेड़ के पास जाता है तो एक हवा चलती है और हवा चलने के साथ कुछ फूल ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। तो वही यहाँ लेखक लिखे हैं कि जैसे ही बच्चा अपने मम्मी पापा के पास दौड़कर जाता है, पेड़ के पास जैसे पहुँचता है वैसे फूलों की वर्षा उसके ऊपर होने लगती है। तब बच्चा अपने माता पिता को पूरी तरह से भूलकर उसके ऊपर बरसती हुई जो पेटल्स हैं, फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, उनको अपने हाथों में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स एंड ran towards his parents shouting the dove। क्योंकि तभी उसको वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है और ये फहकताओं की आवाज़ है, डोव्स की आवाज़ होती है। तभी एक डोव वहाँ कूकता है और उसकी आवाज़ जैसे ही बच्चा सुना तो वह अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ गया और यह चिल्ला रहा है कि डोव। जो फाकते होते हैं उनको डब कहा जाता है। तो कह रहा है कि डब चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ते हुए पहुंच जाता है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। कह रहा है कि जब वो अपने मम्मी पापा की ओर दौड़ते हुए जाता है और चिल्लाता है कि द डोव, तब वो पूरी तरह से भूल जाता है कि उसके हाथ में फूलों की पंखुड़ियाँ भी हैं। तो जब उनके पास आकर जाता है तो उसके हाथ से जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं सारी की सारी उसके हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब वहाँ से फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते, चूँकि लोग पैदल चल रहे थे, बीच बीच में रेस्ट भी कर लेते थे और जब वो पेरेंट्स रेस्ट करते थे तो बच्चा थोड़ी देर वहाँ आसपास खेल भी लिया करता था। अब फिर उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे हैं, कम चाइल्ड कम, आ बच्चे आ, उनके मम्मी पापा ने उसको पुकारा। अब बच्चा क्या कर रहा था? बच्चा बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद कर रहा था। जब वो बच्चे को बुला रहे हैं तो बच्चा क्या कर रहा है? हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड, वो खूब तेज़ी से दौड़ लगा रहा था। किसके कहाँ पर दौड़ लगा रहा था? इन वाइल्ड केपर्स राउंड इन द बनियन ट्री, वहाँ पर जो एक बनियन ट्री था, एक बरगद का पेड़ था, उसी के चारों ओर खूब तेज़ी से गोल गोल उछल कूद करता हुआ दौड़ लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, अब उसके मम्मी पापा उसको अपने साथ लेते हैं, बच्चे को अपने साथ ले लेते हैं और फिर आगे उसी नैरो रास्ते से, उसी सकरे रास्ते से, उसी पगडंडी से, उसी पगडंडी का जो लहरदार रास्ता है उसी को पकड़ते हैं, जो कि सरसों के खेत से होते हुए मेले को जाता था। विंडिंग फुटपाथ, उसी विंडिंग का मतलब लहरदार जो चक्कर खाते हुए जा रहा है, गोल गोल घूमते हुए टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता है, इसलिए विंडिंग फुटपाथ कर रहा है। विच लीड टू द फेयर, जो कि मेले की ओर जाता था, मेले में जाता था। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत से होते हुए जो रास्ता था वो सरसों के खेत के बीच से जा रहा था। उन्होंने उसी वाइंडिंग पाथ को पकड़ा और मेले की ओर निकल लिए। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of fear, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो मेले में पहुंचता है, यहाँ गांव के पास पहुंचने का मतलब जिस गांव में मेला लगा हुआ था, जब ये लोग गांव के पास पहुंचे तो बच्चा देखता है कि बहुत सारे फुटपाथ ऐसे हैं और वहाँ से स्पष्ट दिख रहा था कि बहुत सारे फुटपाथ हैं जो कि भारी भीड़ से भरे हुए थे। भीड़ भरे लोग उस रास्ते से आ रहे थे जो कि मेले के भंवर में वो कन्वर्ज हो रहे थे। तो मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स, लोगों से खचाखच भरे हुए थे। कन्वर्जिंग का मतलब एक जगह आकर के मिल रहे थे। जितने रास्ते आ रहे थे सब मेले में ही आकर के कन्वर्ज हो जा रहे थे, एक जगह मिल जा रहे थे। और मिल कहाँ रहे थे? टू द व्हर्लपूल ऑफ फेयर, जो मेले की भंवर थी, जो व्हर्लपूल था, सारे के सारे रास्ते वहाँ आते थे और मेला जो कि एक भंवर के रूप में था, व्हर्लपूल की तरह था, उसमें सारे रास्ते आकर के समाहित हो जा रहे थे।
एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड। अब बच्चे के साथ दोनों चीज़ें यहाँ हो रही हैं। जब बच्चा देख रहा है कि जो उसके सामने का संसार है, जिस संसार में वो प्रवेश करने जा रहा है, तो यहाँ संसार का मतलब मेले से है। जिस मेले में वो प्रवेश करने जा रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में है। कन्फ्यूजन क्या है? वह उसकी ओर आकर्षित भी हो रहा है, अट्रैक्ट फैसिनेटेड है, एंड रिपेल, रिपेल का मतलब उससे प्रतिकर्षित भी हो रहा है। तो जो ये रास्ता आ रहा था तुरंत बच्चा देख रहा है कि उस अस्त व्यवस्था की ओर वह आकर्षण का एक अनुभूति करता है जिसमें वह प्रवेश कर रहा है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। तो लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही ये लोग अब मेले के गेट पे पहुंच रहे हैं, तभी एक मिठाई बेचने वाला वहाँ से हाक लगाता है, वो चिल्लाता है। चिल्ला क्या रहा है? एक्चुअली मेले में जो भी सामान बेचे जा रहे हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, तो हर दुकान वाला अपने सामान के बारे में चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुलाता है, ग्राहकों को आकर्षित करता है। तो जो स्वीट मीट सेलर था, जो हलवाई था, जो मिठाई विक्रेता था, वो भी हाक लगा रहा था और अपने मिठाई, जो मिठाइयाँ उसकी दुकान में थीं, उसके बारे में वो चिल्लाकर बोल रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये सारी चीज़ें। और एक मिठाई की जो दुकान थी वो प्रवेश द्वार के कोने से थी, कोने पर ही थी और उसको सजाकर लगाया गया था। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, एंट्रेंस के कोने पे थी। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और एक जो बड़ी भीड़ थी वह उसके काउंटर के चारों ओर बिल्कुल अपनी भीड़ लगाई हुई थी, पूरी भीड़ जमा थी। और वहाँ पर जो मिठाइयाँ बिक रही थीं वो कैसी थीं? मैनी कलर्ड स्वीट, रंग बिरंगी मिठाइयाँ बिक रही थीं, कलर्ड स्वीट बिक रही थीं, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और उन जो मिठाइयाँ बिक रही थीं उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड की पन्नी चढ़ी हुई है। आप कभी भी बड़ी मिठाई की दुकान पर जाएंगे तो मिठाई सुरक्षित रहे इसलिए उसके ऊपर सिल्वर और गोल्ड का वर्क लगा दिया जाता है। सोने कह रहा हूँ, उसकी पन्नी एक होती है, हल्की पन्नी लगा दी जाती है जिससे कि मिठाइयाँ जल्दी ख़राब ना हो। तो वही चीज़ यहाँ लेखक बता रही हैं कि जो मिठाइयाँ थीं, यहाँ लीव्स का मतलब उसी वर्क का, उसको वर्क कहते हैं। तो उस पतली सी पन्नी होती है उसी को जो सिल्वर या गोल्ड की होती हैं और उससे मिठाइयाँ सारी ढकी हुई थीं। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चा जब मिठाई को देखता है तब उसके मुंह में पानी आ जाता है और वह खुली आंखों से उन मिठाइयों की तरफ घूर कर देखता है। और जब मिठाइयों की तरफ देखता है तो जब उसकी बर्फ़ी पर निगाह पड़ती है जो कि उसकी सबसे प्रिय मिठाई थी, उसकी फेवरेट स्वीट थी, जो अपने फेवरेट स्वीट को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। आई वॉन्ट दैट बर्फी ही स्लोली मर्मर्ड। वह अपनी इच्छा को बहुत धीरे से व्यक्त कर रहा है क्योंकि उसको अपने पेरेंट्स की साइकोलॉजी मालूम है। वह धीरे से कहता है कि आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वह बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हेडेड। अब वह अच्छी तरीके से जान रहा था कि उसके प्रार्थना पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। तो उसके प्रार्थना को तो आधे मन से नहीं जाना जाएगा, ऐसा उसको पहले से मालूम था। हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। एक तो उसकी बात को माना नहीं जाएगा, वो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको सुना नहीं जाएगा और उसको लालची भी कहा जाएगा। तो जैसे ही वह बच्चा कहता है कि मुझे वह बर्फी चाहिए, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो आधे मन से इस बात को भी जानता था कि मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तू बहुत ही ज़्यादा लालची है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वह बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए ही वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, वहाँ आगे वह
बढ़ लिया। उसको उत्तर मालूम था कि उसके माता पिता एक तो मिठाई खरीदेंगे नहीं, दूसरे उसको लालची भी कहेंगे। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, वहाँ एक फूल का जो विक्रेता है वो भी आवाज़ लगा रहा है, फ्लावर सेलर हॉग्ड। अब फूल विक्रेता हाक लगाई। हाक क्या लगा रहा है? अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। वो भी अपना माला बेच रहा, गुलमोहर की ओर चिल्ला रहा कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, और जो बच्चा है बहुत ही ज़्यादा उधर सम्मोहित होता है और उसकी ओर आकर्षित होकर के चला जाता है। ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, तो वह बच्चा उस टोकरी की ओर चला गया जहाँ फूलों का ढेर लगा था और आधे मन से कह रहा है, आधे मन से वह फुसफुसाते हुए बुदबुदाते हुए कह रहा है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट he well knew his parents would refuse to buy them those flowers because they would say that they were cheap। तो ये अच्छी तरीके से जान रहा था, भले ही वो गार्लैंड के पास चला गया, लेकिन उसको अच्छी तरीके से मालूम था कि उसके माता पिता उसे उन फूलों को खरीदने वाले नहीं हैं, उसको खरीदने से मना कर देंगे क्योंकि वे कहेंगे कि ये खराब चीज़ है, बच्चों से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी आंसर की प्रतीक्षा किए, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ गया। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब वहाँ गुब्बारा बेचने वाला भी था। सबको मालूम है मेले के सीन में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें मिलेंगी, फूल बेचने वाला, गुब्बारा बेचने वाला, झूला मिलेगा, खेल और करतब दिखाने वाले। तब अब ये लोग जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ देख रहे हैं कि एक बैलून सेलर है, एक आदमी एक डंडे में, एक बम्बू पोल में बहुत सारे गुब्बारे बांधे हुए, पीले, लाल, हरे, बैगनी, और वो सब उस वहाँ से उड़ रहे थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। कोई भी बच्चा हो, छोटा बच्चा बैलून को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बैलून अगर उसको मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो यहाँ भी जो बच्चा है वह जो गुब्बारों की इंद्रधनुषी वैभव था, इंद्रधनुषी जो दृश्य था, क्योंकि हर कलर के गुब्बारे वहाँ पर बधे हुए थे, तो बच्चा उनके रेशमी रंगों के इंद्रधनुषी प्रभाव से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गया, और उसके मन में इच्छा हुई, एक अदम्य इच्छा हुई, और उसका जो हृदय था, उसका मन था, इस अदम्य इच्छा से भर गया कि वो सारे के सारे खिलौनों को अपने पास रख ले, सारे खिलौने उसके हो जाएं। ओवरहेलमिंग डिज़ायर टू पोसेस देम ऑल, उसकी ओवरहेलमिंग डिज़ायर हुई कि वो सारे के सारे खिलौने उसके हो जाएं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़। अगर आप एक थोड़े से बड़े हो गए हैं, 8 से 10 साल के हो गए हैं, और आप मेले में जाकर पेरेंट्स से कहें कि हमें गुब्बारा खरीद दीजिए, बैलून खरीद दीजिए, निश्चित रूप से वो भी कहेंगे कि तुम गुब्बारे से खेलने के लिए अब बहुत बड़े हो गए हो, मतलब इतने बड़े हो गए हो कि गुब्बारे से तुम खेलोगे, ये ठीक नहीं है। यही बात उसके पेरेंट भी कहते, और बिना वो कहे नहीं, इसके पहले बच्चा सब कुछ समझ जा रहा है और बिना उनके आंसर का वेट किए आगे बढ़ लेता है। तो वो यहाँ भी कह रहा है कि लेकिन वह अच्छी तरीके से जानता था कि मेरे माता पिता कभी गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि वे कहेंगे कि क्या तेरी उम्र अब ऐसे खिलौने से खेलने की रह गई है, तुम तो बड़े हो गए हो, बड़े बच्चे गुब्बारे से नहीं खेलते हैं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़, और वो कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि ऐसे खिलौने तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वह आगे बढ़ गया, आगे बढ़ लिया, वो वेट नहीं किया, बच्चा समझदार था। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, और बच्चा वहाँ से आगे बढ़ लेता है। ओके, अब हम बाकी जो बचा हुआ उसको
नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।